हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो चलिए दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज ओशिनोग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है। जिसको भी एनटीए नीट जीआरएफ की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस कोर्स में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड डिकोडेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों, पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंट और बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों, आपको होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक इन फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस कोर्स की फीस है दोस्तों मात्र 5,990 रुपए। और साथ में दोस्तों, विद्या स्थली बैच है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। यह भी दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों, ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड A4 बुकलेट में दिए जाएंगे और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कोर्स की फीस है मात्र 4500 रुपए। साथ में दोस्तों, सारथी बैच है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पूरे सिलेबस की लाइव एंड डिकोडेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों, आपको नोट्स दिए जाएंगे जो कि प्रिंटेड A4 बुकलेट में हो और इसमें टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो कि टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और इस कोर्स की फीस है मात्र 3,000 रुपए। साथ ही में दोस्तों, सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो कि आपको सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी, चाहे वो एनटीए नीट जीआरएफ हो, सेट एग्जाम हो, टीसीटी हो, पीजीटी हो, फर्स्ट ग्रेड हो, स्कूल व्याख्याता हो, कॉलेज लेक्चरर हो, इवन लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए हो। सभी एग्जाम्स में आपको ये टेस्ट सीरीज यूजफुल रहेगी क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299 और इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और परीक्षा की योजना के अनुसार भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे जिन्हें आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों, सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, डाउनलोड कीजिए पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नीट जीआरएफ। और आपको जो भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोरल रीफ से संबंधित क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट्स में सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला कथन है, प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। दूसरा है, प्रवाल को अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तीसरा है, प्रवाल मुख्यतः महासागर के गहरे भागों में पाए जाते हैं। चौथा कथन है, वर्षा जल प्रवाल विकास को प्रोत्साहित करता है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सही कथन क्या है? उससे पहले दोस्तों, प्रवाल के बारे में शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं हम। प्रवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, प्रवाल समुद्र में पाए जाने वाले एक जीव होते हैं। जैसा कि हमें पता है कि महासागरों में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हीं में दोस्तों एक होता है मूंगा या फिर इसे ही प्रवाल कहते हैं। अर्थात महासागर में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों को ही मूंगा या प्रवाल कहा जाता है, जो कि दोस्तों अत्यंत ही सेंसिटिव होते हैं अर्थात ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं, कोमल होते हैं, कोमल प्रकृति के या फिर संवेदनशील या सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये अत्यधिक कोमल या सेंसिटिव होने के कारण ये अपने चारों ओर चूने तथा कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना के रखते हैं। वे चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना के रखते हैं
अर्थात अपने चारों ओर अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर के एक कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण रखते हैं। तो दोस्तों प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक महासागरों में पाए जाने वाले मूंगा या प्रवाल होते हैं जो कि अत्यंत ही कोमल और संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण ये अपनी रक्षा के लिए अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना के रखते हैं। और जब दोस्तों ये कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का खोल मिश्रित हो जाते हैं या सम्मिलित हो जाते हैं, अनेक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल मिश्रित हो जाते हैं, उसी से दोस्तों एक भित्ति का निर्माण होता है, उसे ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से अर्थात सम्मिलित रूप ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो दोस्तों प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल एक मूंगा होता है जो कोमल या संवेदनशील होता है, इसके कारण अपनी रक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक आवरण रखते हैं और इन कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के सम्मिलित रूप को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और दोस्तों यह प्रवाल भित्ति किसके ऊपर आधारित होती है, अर्थात इनको भोजन कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों एक जुक्सेनथेलाई, एल्गी अर्थात शैवाल, ये एक प्रकार का शैवाल होता है या फिर इसी यह एक प्रकार की वनस्पति होती है दोस्तों, जो प्रवाल के ऊपर एक संरक्षण का कार्य करते हैं। जुक्सेनथेलाई एल्गी प्रवाल को संरक्षण प्रदान करते हैं। दोस्तों प्रवाल भित्ति के बारे में समझ लिया हमने कि प्रवाल क्या होते हैं, और प्रवाल को दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रवाल के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती है, अर्थात किन दशाओं में प्रवाल जीवित रह सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दशाएं दोस्तों हमने देखा कि प्रवाल अत्यंत ही कोमल संवेदनशील होते हैं, तो इनके लिए दोस्तों ना तो उच्च तापमान होना चाहिए या ना निम्न तापमान होना चाहिए। तो इनके लिए सबसे पहले तापमान की बात की जाए तो लगभग 20 से 21 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान होना चाहिए। दोस्तों इस तापमान के कारण यह कौन से क्षेत्रों में पाए जाएंगे? तो दोस्तों ये इनके उपयुक्त क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सर्वाधिक मात्रा में प्रवाल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों तापमान के बाद में अगर लवणता की बात की जाए, इनके लिए लवणता कितनी उपयुक्त होती है? तो ना तो दोस्तों ज्यादा खारापन होना चाहिए, ना कम लवणता होनी चाहिए, था औसत लवणता के अंदर ही प्रवाल जीवित रह सकते हैं। इसके लिए दोस्तों 27 से 30 पीपीटी पार्ट पर 1000 लवणता इनके लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद में दोस्तों इनकी कितनी गहराई पर सागरों में पाए जाते हैं? तो कितनी गहराई पर ये पाए जाएंगे? तो दोस्तों इनके लिए गहराई लगभग 60 से 77 मीटर या फिर 100 फैदम तक 100 फैदम तक प्रवाल जीवित रह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके लिए तापमान चाहिए। तो तापमान इनको 60 से 77 मीटर तक, अर्थात इसी को हम फोर्टिक जोन भी कह सकते हैं। महासागरों में 200 मीटर तक फोर्टिक जोन पाया जाता है। तो इस तापमान जहां तक सूर्य की किरणें प्रवाहित हो सकती है, इसके लिए इनको तापमान उचित हो जाएगा। तो ये प्रवाल 60 से 77 मीटर या फिर 100 फैदम पर या फोर्टिक जोन में प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आदर्श दिशाएं मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात की जाए तो इनमें पोषक तत्वों के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों तापमान, क्षेत्र, लवणता और गहराई के आधार पर प्रवालों की उत्पत्ति की व्याख्या की जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार प्रवालों के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जिस पर वे अपने चबूतरे का अर्थात अपने घरौंदे या फिर घर का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों प्रवाल के लिए आवास या घर के लिए अंतः सागरीय चबूतरा आवश्यक है। अर्थात एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके ऊपर प्रवाल अपना विकास कर सके। इस प्रकार दोस्तों प्रवाल के लिए तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपयुक्त और लवणता इनके लिए 27 से 30 पीपीटी होनी चाहिए,
साथ में दोस्तों गहराई होनी चाहिए इनकी 60 से 77 मीटर, और इनको अपना घरौंदा बनाने के लिए अंतरसागरीय चबूतरे की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार दोस्तों प्रवाल के बारे में हमने समझ लिया है। इसके अगर सिद्धांतों की बात की जाए दोस्तों कि प्रवालों से संबंधित सिद्धांत किस किसने दिए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले प्रवालों से संबंधित अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। एक है दोस्तों स्थिर स्थल सिद्धांत, थर्ड स्थिर स्थल सिद्धांत जो कि मरे महोदय ने दिया था, और एक है दोस्तों हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जिसके बारे में हिमानी नियंत्रण सिद्धांत इसके बारे में दोस्तों डेली महोदय ने बताया था। इस प्रकार दोस्तों प्रवालों के लिए प्रवालों से संबंधित हमने ब्रीफ में थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि सही उत्तर की पहचान करनी थी। पहला कथन है कि प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। सही बात है दोस्तों, अभी हमने देखा कि 25 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवाल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों प्रवाल को अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। यह भी सही बात है दोस्तों, अर्थात सेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अर्थात सेडिमेंट्स प्रवालों की उत्पत्ति के लिए अवसाद उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि दोस्तों अवसाद रहेंगे तो प्रवालों के मुख में अवसादों का प्रवेश होने के कारण वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते, इसलिए अवसाद रहित स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तीसरा है दोस्तों प्रवाल मुख्यतः महासागर के गहरे भागों में पाए जाते हैं, गहरे भागों में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों। अभी हमने देखा कि प्रवालों की उत्पत्ति के लिए 60 से 77 मीटर की गहराई उपयुक्त होती है, जहां तक सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाए। इसके बाद है दोस्तों वर्षा जल प्रवाल विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो यह भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि प्रवालों की उत्पत्ति के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो ज्यादा स्वच्छ जल होना चाहिए, ना ज्यादा गंदा जल या फिर अस्वच्छ जल होना चाहिए। प्रवालों के लिए औसत स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। अवतलन सिद्धांत के बारे में बताना है दोस्तों कि अवतलन सिद्धांत क्या कहता है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। अवतलन सिद्धांत के बारे में सही कथन की पहचान था, इनमें से कौन सा सही नहीं है, असत्य कथन की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। सही बात है दोस्तों, अभी हमने देखा अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। दूसरा कथन है दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। तीसरा कथन है तटीय अवरोध प्रवाल भित्ति एटोल प्रवाल भित्ति विकास की क्रमिक अवस्थाएं हैं। सही बात है, भित्ति की शुरुआत अंतरसागरीय चबूतरों से होती है, यह भी सही बात है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अतः इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। तो दोस्तों गहरे महासागरीय जल में प्रवालों की उत्पत्ति नहीं होती है। और अगर इस सिद्धांत की बात की जाए दोस्तों अवतलन सिद्धांत, तो जैसे कि दोस्तों ये हमारा समुद्र तल है, या फिर इसको मान लिया जाए दोस्तों 100 मीटर गहराई, तो कोई विद्वानों ने कहा कि प्रवालों की उत्पत्ति महासागरों में 100 मीटर या फिर 60 से 70 मीटर की गहराई के नीचे भी प्रवाल देखे जाते हैं। तो इसका क्या है दोस्तों। तो डार्विन महोदय ने बताया दोस्तों कि इसका कारण अवतलन है, अर्थात अगर ये 100 मीटर पर कोई प्रवाल पाए जाते हैं तो इसका कारण है दोस्तों, जैसे मान लिया जाए 50 मीटर है, यहाँ पर दोस्तों प्रवाल विकसित हो रहे हैं, और जब अत्यधिक प्रवाल के विकसित होने के कारण अत्यधिक भार के कारण जब इस क्षेत्र का अवतलन हो जाएगा तो यही प्रवाल भित्तियां यहाँ पर दिखाई देने लगती है।
उसके बाद दोस्तों इसका भी अवतलन होने के बाद ही यहाँ पर दिखाई देने लग जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रवाल का अवतलन अर्थात इस क्षेत्र का अवतलन होता जाता है तो ऊपर वाली प्रवाल भित्तियां नीचे दिखाई देने लगती है, और जैसे जैसे ये अवतलित होती है इनके ऊपर नई प्रवाल भित्तियों का विकास देखने को मिलता है। इस कारण डार्विन महोदय ने बताया कि प्रवाल भित्तियों का 60 से 77 मीटर की गहराई के नीचे विकास होने का कारण अवतलन माना गया है। तो इस कथन में कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं। दोस्तों गहरे महासागरीय जल में प्रवालों की उत्पत्ति होती नहीं है, तो इसका ये कथन वैसे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्ति किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तटीय भित्ति, रोधी भित्ति, एटोल या प्रवाल द्वीप? तो बताइए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर फैली हुई प्रवाल भित्ति किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? तो दोस्तों प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है? दोस्तों प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की मानी जाती है। प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की मानी जाती है। पहला है दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति, या इसी को फ्रिंजिंग रीफ कहा जाता है। दूसरी है दोस्तों अवरोधी प्रवाल भित्ति, या फिर इसी को बैरियर रीफ कहा जाता है। तीसरी है दोस्तों वलयाकार प्रवाल भित्ति, इसी को दोस्तों एटोल कहा जाता है। तो दोस्तों प्रवाल भित्तियां 3 प्रकार की पाई जाती है, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधी प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो दोस्तों जैसे हमारा जैसे कोई तट है, ये हमारा सागर है, तो दोस्तों तटीय प्रवाल भित्ति तट के समीप अर्थात यहाँ पर तट के समीप निर्मित प्रवाल भित्तियों को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है। अवरोधी प्रवाल भित्ति दोस्तों, जब तटीय प्रवाल भित्ति बढ़ते बढ़ते अधिक ऊपर अपना विस्तृत रूप धारण कर लेती है, इसके कारण एक अवरोध नुमा आकृति का निर्माण होता है, इसी को दोस्तों अवरोधी प्रवाल भित्ति कहा जाता है। और दोस्तों वलयाकार प्रवाल भित्ति किसी द्वीप के जैसे कोई द्वीप है दोस्तों, तो किसी द्वीप के चारों ओर एक अंगूठी के समान या वलयाकार आकृति में निर्मित प्रवाल भित्तियों को वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटोल कहा जाता है, जो कि एक अंगूठी के समान या रिंग के समान आकृति होती है, परंतु दोस्तों ये पूर्ण रूप से गोल या गोलाकार या वलयाकार नहीं होती है। यह कहीं कहीं पर इनका एक मुख कहीं कहीं खुला पर होता है। अर्थात वलयाकार प्रवाल भित्ति में द्वीप के चारों ओर बनने वाली प्रवाल भित्ति में पूर्णतः वलयाकार रूप नहीं होता, परंतु बीच बीच में इसमें एक खुला मुख भी होता है, इसी को दोस्तों वलयाकार प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो क्वेश्चंस में पूछा गया है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्ति किस प्रकार की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो कि अवरोधी या रोधी या बैरियर रीफ का ही उदाहरण मानी जाती है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाने वाली एक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी है और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई है? डाना का, मर्रे का, डेविस का या डार्विन का? तो बताइए दोस्तों, निमज्जन से संबंधित प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के बारे में किसने बताया है? कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी, पहले तटीय भित्ति के रूप में बनी और उसका बाद में निमज्जन के कारण यह ऊपर आ गई। तो ऐसा कथन किसने कहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, ये कथन किसने कहा है?
अभी हमने सॉल्व भी किया था इसको। तो दोस्तों निमज्जन सिद्धांत या फिर इसी को अवतलन भी कहा जाता है। दोस्तों अवतलन सिद्धांत किसका दिया जाता है? तो दोस्तों तो अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया है, जो कि बताते हैं कि सभी प्रवाल भित्तियां पहले तटीय रूप में होती हैं, उसके बाद में दोस्तों उनका निमज्जन होने के कारण बाद में यह ऊपर आ गई, अर्थात निमज्जन होने के कारण यह प्रवाल भित्तियां धीरे धीरे ऊपर की ओर विस्तृत होती गई है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाना महोदय। दोस्तों डाना महोदय ने भूसन्नति की बात की थी, और मर्र्य महोदय ने दोस्तों अभी हमने देखा स्थिर स्थल सिद्धांत के बारे में, प्रवाल भित्तियों से संबंधित स्थिर स्थल सिद्धांत के बारे में बताया था। और डेविस महोदय दोस्तों अपरदन चक्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का निमज्जन या अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति में जो दशा अवरोधक है वह कौन सी है? अवसाद रहित सागर, विशेष ऊंचा खारापन, छिछला उपोष्ण सागर अपतट, या ज्वालामुखी निर्मित प्लेटफॉर्म व द्वीप। तो बताइए दोस्तों प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए कौन सा इनमें से कथन अवरोधी है, अर्थात कौन सी दशा में प्रवाल भित्तियां विकसित नहीं हो पाती, या फिर आदर्श दशा इनमें से कौन सी नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन है कि अवसाद रहित सागर होना चाहिए। सही बात है दोस्तों, प्रवाल की उत्पत्ति के लिए अवसाद रहित सागर होना चाहिए, विशेष ऊंचा खारापन होना चाहिए। तो लवणता की बात कीजिए दोस्तों हमने कि लवणता कितनी होनी चाहिए, लगभग 27 से 30 पार्ट पर 1000 यहाँ की लवणता होनी चाहिए। तीसरा कथन है कि छिछला उपोष्ण सागर अपतट होना चाहिए। सही बात है दोस्तों। और चौथा कथन है कि ज्वालामुखी निर्मित प्लेटफॉर्म व द्वीप होना चाहिए जिसके ऊपर प्रवाल अपना घर बना सके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल विकास में जो दशा अवरोधक है वह है कि विशेष ऊंचा खारापन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, परंतु इसके उत्पत्ति के लिए औसत लवणता होनी चाहिए जो कि 27 से 30 पीपीटी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां वलयाकार प्रवाल भित्ति मिलती है वह स्थित है लक्षद्वीप, क्यूबा, नवमूर या फिर फूनाफुटी द्वीप। तो बताइए दोस्तों वलयाकार प्रवाल भित्ति कहां पर मिलती है? वलयाकार प्रवाल भित्ति कौन से द्वीप में मिलती है, अर्थात किस द्वीप का निर्माण वलयाकार प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति का निर्माण या फिर वलयाकार प्रवाल भित्ति हमें फूनाफुटी द्वीप में देखने को मिलती है। वलयाकार प्रवाल भित्ति दोस्तों या फिर एटोल, ये हमें फूनाफुटी द्वीप में देखने को मिलती है। इसी प्रकार दोस्तों फूनाफुटी द्वीप के अलावा लाल सागर और फूनाफुटी द्वीप, लाल सागर और इसी प्रकार हमें यह फिजी द्वीप पर भी देखने को मिलती है। फूनाफुटी द्वीप, फिजी द्वीप, लाल सागर, इन द्वीपों पर हमें वलयाकार या फिर एटोल रीफ्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में प्रवाल रचना के विकास का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 25 से 25 उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, 20 से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश, अयन वृत्तों से ध्रुवीय वृत्तों तक, यह सभी असत्य हैं। तो बताइए दोस्तों उष्ण व अर्ध उष्ण क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए कौन सी अक्षांशीय स्थिति उपयुक्त रहेगी? तो दोस्तों प्रवालों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाओं में कौन से क्षेत्रों की बात की गई थी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात की थी जो कि लगभग 25 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जहां पर प्रवालों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशाएं उपयुक्त हैं।
तो दोस्तों यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लगभग 25 से 25 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विद्वान ने प्रवाल विकास में हिमनद नियंत्रण सिद्धांत की व्याख्या की उसका क्या नाम है? हिमनद नियंत्रण सिद्धांत या हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसकी दी गई है दोस्तों? ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? डार्विन द्वारा, डेली द्वारा, मरे द्वारा या गार्नियर के द्वारा? तो बताइए दोस्तों, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों हिमानी नियंत्रण सिद्धांत या फिर ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी डेली महोदय द्वारा दी गई है। डार्विन महोदय ने दोस्तों अवतलन सिद्धांत की बात की थी, मर्रे महोदय ने दोस्तों स्थिर स्थिर सिद्धांत की बात की थी, और डेली महोदय ने हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की बात की थी। जो तीनों सिद्धांत दोस्तों प्रवाल प्रवाल भित्ति से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल जीव सुरक्षित रहता है मरे हुए जीवों पर, चूने की सख्त पोलिप या खोल में, ज्वालामुखी द्वीपों के निकट या गहरे सागरों में? तो बताइए दोस्तों, प्रवाल भित्त कहां पर सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। हमने पढ़ा कि प्रवाल भित्ति क्या होती है। प्रवाल भित्ति एक कोमल या फिर सेंसिटिव या संवेदनशील जीव होता है जिसको अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रवालों की सुरक्षित कहाँ रहेंगे? तो दोस्तों चूने की सख्त पोलिप या खोल में प्रवाल सुरक्षित रहते हैं। अत्यंत संवेदनशील होने के कारण ये अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना के रखते हैं। इसके कारण ये चूने की सख्त पोलिप या खोल में सुरक्षित रहते हैं। और प्रवाल की एक बात की जाए कि प्रवाल भित्ति महासागरों के कितने प्रतिशत भाग में पाए जाते हैं? दोस्तों प्रवाल महासागरों के केवल 0.1% भाग पर पाए जाते हैं। हाँ, महासागरों के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 0.1% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और इस 0.1% भाग में दोस्तों 25% या फिर 25% प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। 0.1% क्षेत्र पर इनकी जैव विविधता या फिर इनकी बायोडाइवर्सिटी 25% है। इसके कारण इनकी बायोडाइवर्सिटी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में 25% प्रवाल भित्तियों की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसके कारण दोस्तों इन्हें समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है, अर्थात ओशियनिक रेन फॉरेस्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति तथा एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत या हिमानी नियंत्रण सिद्धांत? तो बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति तथा एटोल की व्याख्या करता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। प्रवाल भित्ति तथा एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि प्रवाल भित्ति के लिए संबंधित सिद्धांत कौन से? तो अवतलन सिद्धांत दोस्तों डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय द्वारा दिया गया था, और स्थिर स्थिर सिद्धांत दोस्तों मर्रे महोदय द्वारा दिया गया था। तो प्रवाल भित्ति और वलयाकार या फिर एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या दोस्तों डेली महोदय द्वारा दी गई थी। अतः हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में डेली महोदय ने ही प्रवाल भित्ति तथा एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत में दोस्तों डेली महोदय का दिया गया है, परंतु यह प्रवाल भित्ति से संबंधित नहीं है।
महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वैगनर महोदय द्वारा दी गई है। और प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दोस्तों एच.एफ. फ्रीड महोदय द्वारा दिया गया है। इलास्टिक रिबॉन्ड थ्योरी एच.एफ. फ्रीड द्वारा दिया गया है जो कि भूकंप से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत में ही प्रवाल भित्ति और एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? निमज्जन सिद्धांत, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत या फिर महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों कि कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अभी हमने सोल्व किया निमज्जन सिद्धांत या अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत दोस्तों डेली महोदय का दिया गया था। और स्थिर स्थल या विलयन सिद्धांत दोस्तों मर्रे महोदय का दिया गया था। परंतु महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। यह भी दोस्तों डेली महोदय द्वारा दिया गया है, परंतु ये प्रवाल उत्पत्ति से संबंधित नहीं होने के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत आधारित है उन्मज्जन से, स्थल जल में परिवर्तन से, निमज्जन से या उपयुक्त सभी से। तो बताइए दोस्तों प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत आधारित है उन्मज्जन से, निमज्जन से या स्थल तल में परिवर्तन से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों में उन्मज्जन सिद्धांत की बात की गई है। अर्थात उन्मज्जन से भी प्रवाल भित्तियां विकसित होती है, स्थल तल में परिवर्तन से भी होती है और निमज्जन से भी प्रवाल भित्तियां की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उन्मज्जन से दोस्तों जिस प्रकार अवतलन के कारण प्रवाल भित्तियां विकसित होती है उसी प्रकार दोस्तों प्रवाल भित्तियां इनकी उत्पत्ति ऊपरी भागों में होते होते अर्थात उन्मज्जन के कारण भी इनकी उत्पत्ति देखी गई है। और स्थल तल में परिवर्तन स्थिर स्थल सिद्धांत के बारे में मर्रे महोदय ने बताया था। इन्होंने बताया कि दोस्तों कि ये कोई स्थल खंड है, यह तो दोस्तों स्थिर है परंतु यहाँ पर कोई पर्वतीय क्षेत्र है। मान लिया जाता है ये स्थल है और यहाँ पर कोई पर्वतीय क्षेत्र है। तो दोस्तों जब पर्वतीय क्षेत्र का या तो स्थल तो स्थिर है परंतु पर्वतीय क्षेत्र का या तो अपर्दन हो जाए जिससे ये एक समतल स्थल मैदान हो जाए या फिर अपर्दन होकर यह सागर में निमज्जित हो जाए जिसके कारण एक स्थल का निर्माण हो जाता है और इनके ऊपर ही प्रवाल भित्तियां विकसित हो जाती हैं। स्थिर स्थल सिद्धांत में मर्रे महोदय ने बताया कि अपर्दन और निक्षेपण से एक स्थल का निर्माण होता है जहां पर सागरों में प्रवाल भित्तियां निर्मित होती हैं। और निमज्जन से दोस्तों डार्विन महोदय ने बताया था कि अवतलन सिद्धांत से प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाल भित्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह प्रवालों से निर्मित होती है, इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर या जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है। तीसरा है इसका कोई ना कोई भाग खुला अवश्य रहता है और इसके बीच में लेगून होती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों ये विशेषताएं कौन से प्रवाल भित्ति की दी गई है? हमने 3 प्रकार की प्रवाल भित्तियां पढ़ी, तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधी प्रवाल भित्ति और वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो दोस्तों इसमें ये विशेषताएं वलयाकार या एटोल प्रवाल भित्ति की दी गई है जिसमें पहला कथन है कि ये प्रवालों से निर्मित होती है। सही बात है दोस्तों। इसकी स्थिति प्रायद्वीप के चारों ओर जलमग्न पठार के ऊपर अंडाकार रूप में पाई जाती है। सही बात है दोस्तों कि इसकी स्थिति ये कोई प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग के चारों ओर एक अंडाकार रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट कथन है कि इसका कोई ना कोई खुला भाग अवश्य होता है।
सही बात है दोस्तों। वलयाकार प्रवाल भित्ति में पूर्णतः गोलाकार या वलयाकार रूप नहीं पाया जाता, परंतु इसमें कहीं कहीं पर खुला भाग अवश्य होता है और इसके बीच में लेगुन होती है। नहीं दोस्तों, लेगुन दोस्तों में तटीय और अवरोधी प्रवाल भित्तियों में देखी जाती है। तो लेगुन क्या होता है दोस्तों? लेगुन के बारे में दोस्तों हमने जियोमॉर्फोलॉजी में बात की थी, सागर अगर समुद्री तरंगों से निर्मित स्थलाकृतियों में, कि लेगुन किस प्रकार निर्मित होते हैं। तो दोस्तों ये कोई सागर तट है। सागर तट के ने स्थलाकृति में पढ़ा था कि सागर तट के समानांतर एक रोधिका का निर्माण होता है और जब ये रोधिका मुड़कर तट के पास में मुड़ती जाती है था हुक का निर्माण होता है, लूप का निर्माण होता है। इस प्रकार दोस्तों जब ये रोधिका तट से ये टकरा जाती है या फिर तट तक ये पहुंच जाती है तो बीच में एक छिछला क्षेत्र बन जाता है और इसके अंतर्गत पानी भरने से ये लेगुन झील बन जाती है, जिसका उदाहरण दोस्तों हमें भारत में उड़ीसा में पाई जाने वाली चिल्का झील के रूप में देखा जाता है। अर्थात रोधिका के तट के पास में मुड़ने के कारण हुक का निर्माण होता है, लूप का निर्माण होता है और जब ये तट के करीब होता है, तट से मिल जाती है तो बीच में एक झील के समान आकृति का निर्माण होता है। इसी को दोस्तों लेगुन झील कहा जाता है, जो कि वलयाकार प्रवाल भित्तियों में नहीं पाई जाती है बल्कि तटीय और अवरोधी प्रवाल भित्तियों में लेगुन पाई जाती है। तो असत्य कथन की पहचान करनी थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसके बीच में लेगुन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? द्वीप तट के समीप, छोटी नहरों के समीप, झील के आसपास या गुयोट और समुद्री टीला। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूंगे या प्रवाल के चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि समुद्री विशेषता कौन सी है जिसमें मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। द्वीप तट के समीप, सही बात है दोस्तों, द्वीप तट के समीप मूंगे की चट्टानें या फिर प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, छोटी नहरों के समीप भी पाई जाती है और झील के आसपास भी प्रवाल भित्ति देखी जाती है। परंतु दोस्तों गुयोट और समुद्री टीले, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। गुयोट और समुद्री टीले मूंगे चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है। तो गुयोट क्या होता है दोस्तों? सपाट शीर्ष वाला, ये कोई पर्वत है दोस्तों, तो ये सपाट शीर्ष होता है, सपाट शीर्ष के समान या फिर एक पठार के समान समुद्री भाग में, समुद्र में पाए जाने वाली पहाड़ों को गुयोट कहा जाता है, तो समुद्री टीला कहा जाता है। स्थलीय भाग में दोस्तों सपाट शीर्ष वाले पर्वत को पठार कहा जाता है और इसी पठार को समुद्री भाग में या समुद्रों में गुयोट कहा जाता है, जो कि एक चट्टान या मूंगे की चट्टान की उत्पत्ति के लिए सहायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? मर्रे महोदय, डेली महोदय, डार्विन महोदय या डेविस महोदय? तो बताइए दोस्तों हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसका दिया गया है? दोस्तों अभी हमने बात कर ली कि हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय द्वारा दिया गया है। मर्रे महोदय ने दोस्तों स्थिर सिद्धांत दिया था, डार्विन महोदय ने दोस्तों अवतलन सिद्धांत दिया था और डेविस महोदय दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं? डेविस महोदय दोस्तों अपरदन चक्र के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डेविस ने, डार्विन ने, डेली ने या डाना ने? तो दोस्तों हिमानी ने या फिर अवतलन सिद्धांत या निमज्जन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति या रीफ निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तटीय प्रवाल भित्ति, एटोल प्रवाल भित्ति, रोधिका प्रवाल भित्ति या पेच प्रवाल भित्ति। तो बताइए दोस्तों कि किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति क्या कहलाती है? तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधी प्रवाल भित्ति या एटोल प्रवाल भित्ति या वलयाकार प्रवाल भित्ति। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं दोस्तों कि किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि या अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति रोधिका प्रवाल भित्ति या अवरोधी प्रवाल भित्ति कहलाती है। किस प्रकार दोस्तों? ये कोई तट है जैसे, तो दोस्तों तट के पास में निर्मित प्रवाल भित्ति को तो तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है, परंतु किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि या अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई अर्थात तटीय प्रवाल भित्ति का ही विस्तृत रूप अवरोधी प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तो तट से अलग थलग की गई शेल भित्ति अवरोधी या बैरियर रीफ या रोधिका प्रवाल भित्ति कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ माना जाता है, जो कि लगभग 1920 किलोमीटर लंबी है। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई लगभग 1920 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई दोस्तों लगभग 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मानी जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की उत्तरी पूर्वी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। कथन है कि प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। कारण है कि समुद्र जल से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है। तो बताइए दोस्तों कथन और कारण सही है या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कथन है कि प्रवाल भित्तियों की महाद्वीपों के पूर्वी उपांत के साथ साथ या पूर्वी भाग के साथ साथ सर्वाधिक व्यापक रूप से विकसित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सही बात है दोस्तों। इसी कारण दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ही संसार की या विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ देखी गई है, जो कि उत्तरी या पूर्वी उपांत के साथ साथ विकसित हुई है। इसका कारण है दोस्तों कि समुद्री जल से 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होता है। सही बात है दोस्तों कि पूर्वी भाग में समुद्री जल 20 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आदर्श तापमान होता है, अर्थात 20 से 21 डिग्री सेल्सियस प्रवाल की उत्पत्ति के लिए आवश्यक माना गया या उपयुक्त माना गया है, जिसके कारण दोस्तों प्रवाल उत्पत्ति पूर्वी उपांत के साथ साथ सर्वाधिक देखी जाती है। इसका एग्जाम्पल दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का मुख्य रासायनिक संगठन है? मुख्य रासायनिक संगठक कौन सा है प्रवाल भित्तियों के लिए? मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो बताइए दोस्तों प्रवाल की उत्पत्ति के लिए रासायनिक संगठक कौन सा है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि प्रवाल किससे अपनी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों प्रवाल या फिर मूंगे अपनी चारों ओर अपनी रक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का एक खोल बना के रखते हैं। तो दोस्तों इसका प्रमुख रासायनिक संगठक कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों एक लवणीय तत्व है, जिनमें सर्वाधिक मात्रा में लवणीय पदार्थ सोडियम कार्बोनेट में पाए जाते हैं और सबसे कम कैल्शियम कार्बोनेट में पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रवाल भित्तियों के लिए लवणता भी दोस्तों 27 से 30 पीपीटी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट ही प्रवाल भित्ति का एक मुख्य रासायनिक संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल वृत्ति से संबंधित अवतलन सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों अवतलन सिद्धांत निमज्जन सिद्धांत डार्विन महोदय द्वारा दिया गया था। डेली महोदय ने दोस्तों हिमानी नियंत्रण सिद्धांत दिया था। डेविस महोदय दोस्तों अपवर्तन चक्र के लिए जाने जाते हैं। और डटन महोदय दोस्तों भू संतुलन या आइसोस्टेसिस से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रवाल भित्तियों से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं। कल मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक दोस्तों आप इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए और आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों और पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। कीप स्माइल, कीप स्टडी एंड थैंक यू।